नमस्कार। एक बार फिर एक आफत के जो पल हैं वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना की आहट शुरू हुई थी वो अब तेजी से दिखने लगी है। पिछले 4 दिनों में 4 गुना से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और सरकार तो इससे सचेत हो ही गई है, लेकिन हम शायद आपस में अभी बहुत सचेत नहीं हुए हैं। ये वक्त सचेत होने का है और फिर से निपटने का है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जुगल किशोर, जिनसे हम अक्सर इस मामले में बातचीत करते रहे हैं, सफदरजंग और महावीर कॉलेज के प्रोफेसर और डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका नवोदय पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कोरोना की आफत थी खत्म हो गई थी और हम सब लोग बिल्कुल सामान्य जिंदगी पर पिछले 7, 8, 9, 10 महीने से आ गए थे, 7, 8 महीने से। अब अचानक ऐसा क्या हो गया है? क्या नया वेरिएंट आ गया है, नई स्थितियां हो गई हैं, या भारत में ही इसकी खबरें ज्यादा दिख रही हैं या कहीं और से हो करके आ रहा है? क्या स्थितियां बन रही हैं? सर, पहले तो आपको नमस्कार और थैंक यू। आप जब भी कभी इस तरह की हलचल होती है तो हम इस पे डिस्कस करते हैं और हम आपके माध्यम से जनता को बता पाते हैं कि क्या सिचुएशन है। ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें, अभी ओमिक्रॉन का ही दौर चल रहा है। तो ये जो कोविड में ओमिक्रॉन आया उसके कई वेरिएंट आए और अब ये वेरिएंट जो अभी दिख रहा है वो XBB.1 1.116 करके है। तो इसको आर्कटूरस या आर्कटूरस ऐसे वेरिएंट का नाम दिया है। प्रोनुंशिएट किया जाता है जैसे ओमिक्रॉन है उसमें। अब ये हमें मालूम ही था कि इसके वेरिएंट आते रहेंगे। जैसे जैसे लास्ट टाइम चाइना के ऊपर हमने डिस्कस किया था, चाइना में बहुत केस हुए तो हमें लग रहा था शायद ये और दूसरे देशों में आए। पॉपुलेशन वर्ल्ड की बहुत है, 7 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है। जब ये वायरस किसी एक पॉपुलेशन में फ्लरिश करता है तो जैसा मैंने बताया कि 1 लाख डिवीजन के बाद में चांसेस हो जाते हैं कि एक छोटा मोटा वेरिएंट हो जाए। तो ये जितना डिवीजन होगा, इसका जितना स्प्रेड होगा, उसमें वेरिएशन या वेरिएंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही देखा कि हमने इस जो वेरिएंट की हम आज बात कर रहे हैं, ये वेरिएंट दिखा हमारे को जापान से, और जापान के बाद में फिर ये कई देशों से होते हुए आज की तारीख में शायद 20-25 ऐसे देश है जहां पर ये वेरिएंट मिला है। और जैसे ही ये जापान से दूसरे देशों की तरफ गया तो सरकार ने इमीडिएटली उसके ऊपर अलर्ट जारी किया। बहुत अच्छा था कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नया वेरिएंट होता है तो किस तरफ को ये जाएगी ये पता नहीं होता। अच्छी बात है कि ओमिक्रॉन के जैसा है ये वायरस और उसमें इन्फेक्टिविटी सेम है, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है। तो हम पिछले 15 दिन से कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल के एडमिशन है वो हमारे ज्यादा बढ़े नहीं है। 1-2 डेथ्स जो हुई हैं, या कहना चाहिए जितनी भी डेथ हुई है वो सारी कोमॉर्बिड कंडीशन के अंदर ही हुई हैं। तो अपने आप में इसकी कोई मॉर्टेलिटी नहीं है, मतलब कि वायरस इंडिविजुअली नहीं कर रहा है। सिर्फ अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है तो उनमें इन्फेक्शन शायद उसको डेंजरस या सीवियर कर दे। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि ये जो नया वेरिएंट है इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि सतर्कता की जरूरत है और हमें जरूरत क्योंकि अगर जितना ये फैलेगा तो चांसेस फिर होते हैं कि जो हमारे कोमॉर्बिड पेशेंट हैं उनमें ऐसा ना हो कि डेथ हो जाए। तो हमें हर व्यक्ति को बचा के रखना है। ठीक, ये इन्फेक्शस है, इसकी स्पीड बढ़ता ज्यादा रफ्तार से है, लेकिन अभी जो कोमॉर्बिड आपने शब्द इस्तेमाल किया, मुझे लगता है अब लोग भूल भी गए होंगे कि कोमॉर्बिड क्या होता है।
क्योंकि जब बीते दिनों था तो ये खूब शब्द चला था और अब फिर ये तो कोमॉर्बिड ये कि जो लोग जो लोग बीमार रहते हैं या जिनको कोई पहले से तकलीफ है उनको ये अटैक कर सकता है, उनको उससे नुकसान हो सकता है। और अभी हाल में जो अब तक मौतें हुई हैं आप कह रहे हैं कि वो उसकी वजह ये ओमिक्रॉन नहीं है बल्कि कोमॉर्बिड होना जरूरी है जिस पे अटैक होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि इस देश की जनसंख्या में आलम यह है कि डायबिटिक लोग जो हैं वो हर चौथा आदमी लगभग होने की स्थिति में है। हार्ट की बीमारी आपको पता ही है, सब अस्पताल भरे रहते हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह ये सब तो एक सामान्य बीमारियां हो गई। किडनी की बीमारी अब धीरे धीरे जिस तरह से बढ़ रही है वो भी एक उसी महामारी की ओर ले जा रही है हमको। तो ये लोग तो सतर्कता बरते हैं, लेकिन पहले ये कि ये लोग किस तरीके की सतर्कता बरते, जिनको इस तरीके के जो कोमॉर्बिड हैं, पेशेंट हैं वो, और जो सामान्य आदमी है वो किस तरीके की सतर्कता बरते। ये बिल्कुल सही है कि हम उन लोगों पर ज्यादा फोकस करें या उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं। कोमॉर्बिड का मतलब जैसे आपने कहा कि डायबिटिक पेशेंट है या कार्डियक पेशेंट है या फिर उसको रेस्पिरेटरी इलनेस है या फिर वो कोई HIV का इन्फेक्शन है, इम्यून सिस्टम उसका खराब है, उसके लिए कोई दवा ले रहा है। तो ये सब ऐसे मॉर्बिडिटी कंडीशन में आते हैं जिनमें चांसेस इन्फेक्शन की होते ही हैं, और न केवल सिर्फ वायरल बट बैक्टीरियल भी होते हैं। और फिर अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ, तो इन्फ्लुएंजा के केस भी हुए, उसमें भी कुछ डेथ्स हुई। तो अच्छी बात है कि इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में हमारे पास में वैक्सीन है, और आप अब ये जो हमारा कोविड है इसके अगेंस्ट में वैक्सीन है। और अच्छी बात ये भी है कि वैक्सीन वाले व्यक्ति में इन्फेक्शन आपको होगा, लेकिन आपको मॉर्टेलिटी और सीवियरिटी कम होगी। तो हम कोमॉर्बिड वाले लोगों को ही हम सतर्क करना चाहेंगे कि वो अपने आप को ध्यान रखें, अपना दवाएं जो वो खा रहे हैं उनको ठीक से खाते रहें, जिनसे हर चीज कंट्रोल में रहे। प्रॉब्लम यही होती है कि डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो तो लोग अपनी दवाएं नहीं खाते हैं ठीक से, तो उनकी कंडीशन खराब हो जाती है। रेस्पिरेटरी वाले भी हैं कि रोज क्यों खानी, जब ठीक चल रहा है तो चलने दो, तो वो मार्जिन में रहते हैं, और उसी वजह से फिर जब इस तरह का इन्फेक्शन उनको होता है तो फिर कंडीशन खराब हो जाती है। तो उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना ट्रीटमेंट का कंप्लायंस वो ठीक रखें, डॉक्टर्स की सलाह में रहें, साथ में वो बाहर अननेसेसरी ना जाएं। कोई भी भीड़ वाली जगह है वहां उसको अवॉइड करें। जो हमारे ऐसे त्योहार हैं जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं उनको अवॉइड करें। तो वो जो हमारी ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थे उसको अपनाने की कोशिश करें। वो ध्यान रखें कि ये चीजें बार बार आपको ध्यान रखनी होगी। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो एक नाम दे दिया, लेकिन अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें एटिकेट्स आते हैं कि इधर उधर थूकना ना हो, अननेसेसरी ना जाएं, रात को नींद अच्छे से हो, आप खाना ठीक से खाएं, ये सब चीजें हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगी। और अच्छी बात है कि अगर वैक्सीन उसने लगवा लिया है, पहले 2 वैक्सीन लगे हैं तो बूस्टर लगवा सकते हैं, तो वो और इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है उसकी, तो वो लोग अपने आप को इम्यून रखे। तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को बचा के रख सकते हैं इस नए वेरिएंट से। जी उनमें इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होगा अगर उसमें जो इम्यून सिस्टम अच्छा है और अपनी उसने सेहत को ठीक से बनाए रखा हुआ है। क्या बूस्टर काम आएगा? अगर फिर से एक बूस्टर की बात, अभी वैसे सरकार की तरफ से कोई मतलब योजना नहीं शुरू की गई है या अतिरिक्त सतर्कता बरतने की कोई बात नहीं की गई है बूस्टर को लेकर के, क्या आपको लगता है बूस्टर की जरूरत है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार कर रहे हैं कि पहले हो जाए लोगों को तब फिर वो कुछ और किया जाए? अब द वॉल्यूम ऑफ वैक्सीन रिक्वायर्ड फॉर, या इतना सारा वैक्सीन हर बार सरकार को मुहैया कराना एक मुश्किल काम होता है। तो उसमें यह है कि जब
एक एपिडेमिक कंडीशन थी या पैंडेमिक कंडीशन थी तो उसमें दिया। तो ये गवर्नमेंट का निर्णय होता है जिसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन डेफिनेटली जब इस तरह की बात होती है कि कोई सिलेक्टिव ग्रुप है जिसमें रिस्क ज्यादा है तो वो जाके अपना बूस्टर लें। इसमें कोई हर्ज नहीं है अपने आप को प्रोटेक्शन रखने में। अगर अपना कुछ पैसा भी लगता है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ सिलेक्टिव प्लेसेस हैं जहां पर वैक्सीन अगर मिल रही है तो वो वैक्सीन ले लें। बूस्टर हमेशा प्रोटेक्शन देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अगर लेना चाह रहे हैं तो ले। सरकार कहे या ना कहे, हम प्रोफेशनल ये कहना चाहेंगे कि वैक्सीन एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वेल नोन फैक्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि कम से कम हमारा मॉर्टेलिटी और सीवियरिटी कम होता है। इन्फेक्शन उनमें नहीं होगा ऐसा हम नहीं क्लेम करते, कहीं भी नहीं क्लेम हो पाया। तो इन्फेक्शन होगा लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होगी। वही हम चाहते हैं कि लोग के अंदर डेथ ना हो। इन्फेक्शन जरूर होगा, बहुत सारे लोगों को जिनको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत फास्ट है जो ये वेरिएंट है। जैसे कि हमारा ओमिक्रॉन है तो उसने बहुत संख्या को, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर दिया था। और अच्छी बात थी कि वो माइल्ड इन्फेक्शन था। माइल्ड इन्फेक्शन होने की वजह से एक बूस्टिंग का इफेक्ट किया। हो सकता है कि ये वाला इन्फेक्शन जो वेरिएंट है वो भी एक बूस्टिंग का इफेक्ट करे तो नेचुरली आपको एक एक इम्यूनिटी मिल जाए। लेकिन हम जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके लिए बूस्टिंग इफेक्ट करेगा, लेकिन हो सकता है जो कोमॉर्बिड कंडीशन है उनके लिए शायद बूस्टिंग ना हो, उनके लिए इन्फेक्शन हो जाए और सीवियरिटी हो जाए। तो बेस्ट है कि उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जैसे ही पहले भी वैक्सीन को लेकर के विवाद रहे हैं और बाद में तो कई डॉक्टर इस बात के रहे कि वैक्सीन से कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ वैक्सीन आपके एक दिमागी डर को और उसको दूर करती है। ये कुछ साइंटिफिक भी रिसर्च का हवाला दिया जाता है, मैं नहीं जानता कितने सच हैं झूठ हैं। जो लोग उसमें लगे रहे उन तक का ये कहना रहा है कि वैक्सीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको, क्योंकि एक वायरस है, वायरस आएगा जरूर, चाहे किसी भी खिड़की से आए, और खिड़की कभी ना कभी तो आप खोलेंगे ही खोलेंगे। तो वो उसका असर बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता वैक्सीन का। क्या आप भी इस मत के हैं या आप उससे डिफरेंट उसका मत है आपका? मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और हमारा एक सबसे बड़ा टूल जो पब्लिक हेल्थ का है वो वैक्सीन है। हमने वैक्सीन के रिजल्ट्स देखे हैं, चाहे वो पोलियो हो, स्मॉल पॉक्स हो, या फिर आपके टेटनस हो, या बच्चों के अंदर इन्फेक्शन है जितने भी गवर्नमेंट आज के वक्त में करीब 9-10 वैक्सीन लगाती है। और उसकी वजह से हमारा ये जो मीजल्स है या फिर डिप्थीरिया है, बिल्कुल सही है। टेटनस है, ये सब कम हुए हैं। तो ये कह देना कि नहीं वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, डेफिनेटली इस वैक्सीन के लिए जितनी भी हमारी स्टडी आई उसमें इफेक्टिवनेस कम थी। लेकिन बार बार ये निकल के आया कि नहीं सीवियरिटी और उसमें फर्क पड़ा है। तो और इतनी ह्यूज संख्या में लोगों को वैक्सीन मिला। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी 200 करोड़ से ज्यादा 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लोगों अगर 200 करोड़ होने के बाद में अगर इसका कोई ऐसा इफेक्ट होता है जो शायद जनता के लिए ठीक नहीं होता तो दिखता हमें कि भाई बहुत प्रॉब्लम है उसकी। नहीं, तो ऐसा वैक्सीन का विपरीत असर नहीं दिखा, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका असर नहीं, विपरीत असर एक दूसरी चीज है। जो लोग फालतू की कहानियां समझा रहे थे कि अरे साहब वैक्सीन का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वो बहुत इक्का दुक्का, और वो उसी तरीके के लोग होंगे जैसे कोमॉर्बिड वाले मरीज होते हैं या बाकी और होते हैं, उनके साथ में ऐसी स्थितियां हुई होंगी, उन्होंने कहा अरे साहब वैक्सीन लगाई थी इसलिए हो गया था ऐसा। तो वो नहीं, लेकिन ये वैक्सीन होना ना होना बराबर था, ये इस पे बात की बात थी थोड़ी सी। सर मैं इसके लिए यही कहूंगा कि मैं उस मत में नहीं हूँ, मेरा मत बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं किसी भी वैक्सीन को रिफ्यूट कर दूं, क्योंकि इसमें कई वैरायटी की वैक्सीन बनी और हर वैरायटी की वैक्सीन के कुछ बेनिफिट थे, कुछ नुकसान थे। तो कुल मिला के हमारे देश की जो वैक्सीन थी वो फिर भी बहुत अच्छी रही। और हमने इस बात को
हमने इस बात को क्लेम भी किया कि और जो पूरी दुनिया चाइना ने के माना, अंदर वैक्सीन, हाँ पूरी पूरी दुनिया ने दुनिया माना। ने माना कि जी, हमारा जो स्ट्रैटेजी थी वैक्सीन को लेकर वो ज्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। बिल्कुल सही है। क्या एक सवाल अब और भी होता है, क्योंकि अब आपने तुलना कर दी हमारे बचपन की वैक्सीन से, फिर बाद में पोलियो वैक्सीन से, फिर और वैक्सीन से, तो मैं भी एकदम से चौंक गया, नहीं नहीं वैक्सीन ठीक होती है। लेकिन क्या ये वो जो बाकी वैक्सीन है और इस वैक्सीन को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है? नहीं। बिल्कुल, क्योंकि उसका जो टेक्निक है और जो उसके एक्सपेरिमेंट हुए वो बिल्कुल वही फॉलो हुए जो पहले हमारे और दूसरे वैक्सीन के लिए हुए हैं। हमारे पास में अगर एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके नई चीज बनाना बहुत आसान और फास्ट हो जाता है। तो हमने यही देखा कि जब हमने कोवैक्सीन बनाई या फिर कोविशील्ड थी तो उसका टेक्निक हमारे पास में ऑलरेडी थी और हम उसको बना पाए। फ्यूचर में हो सकता है कि हम और फास्टर बना पाएंगे क्योंकि इतनी अच्छे हमारी जो आईटी टेक्निक्स हैं वो बन गई हैं। तो उस पे डेफिनेटली स्टार्टिंग में सभी को, और मुझे लगता है वही कारण है कि जो एंटी वैक्सीन लॉबी बहुत बड़ी है वर्ल्ड के अंदर, वो हमेशा से ये कहती रही कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। बहुत सारे काम, अब पहले हमारा पूरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ करता था, उसमें डेथ बहुत ज्यादा होती थी। आज हम मशीनों से, रॉबोट से अपनी सर्जरी करते हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तो प्रिसीजन बढ़ गए, उनकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी हो गई है। तो मुझे ये लगता है कि हमें उस पर इतना संदेह नहीं करना चाहिए। ये एंटी वैक्सीन लॉबी क्या होती है? मतलब ये भी क्या फार्मा इंडस्ट्री की तरह से, जो फार्मा दवाएं जो इधर उधर करते हैं, या आपके ब्लड प्रेशर का आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, या शुगर में देखता हूं उसके लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या उसी तरीके की कोई चीज है? जो वैक्सीन एक एक्चुअली एक प्रोटीन है, प्रोटीन का पार्ट है, या वायरस, जो वायरस या बैक्टीरिया उसका एक कंपोनेंट होता है जो हम इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर। जी, तो ये भी देखा गया कि कुछ ऐसी वैक्सीन है जिनसे उस तरह की इन्फेक्शन होते हैं, और पर्टिकुलरली जो वैक्सीन का कंसेप्ट है वो यही है कि वो इस हालत में होती है कि वो एक फुल ब्लॉन डिजीज नहीं करेगी, एक बहुत ही सब नॉर्मल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर करेगी, जिससे कि हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है और उसके अंदर मेमोरी सेल क्रिएट करना है कि उसको मार सके, क्योंकि उसका लेवल बहुत कमजोर होता है। और साथ में जो हमारी मेमोरी बन जाती है वो फ्यूचर में इन्फेक्शन होने के कारगर होती है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है जिसको लेकर चलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने शरीर के अंदर कोई भी चीज क्यों डालें, है ना, हमारे शरीर को खुद अपने आप काम करने दीजिए। तो ये पूरा कंसेप्ट जो वैक्सीन का है उसके अगेंस्ट में बात आती है। तो लोग हैं तरह तरह की फिलॉसफी के, कंसेप्ट के, तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो साइंटिफिक कंसेप्ट है वो बता रहे हैं कि ये बहुत ही सक्सेसफुल है। और जितने भी लोग आज तक वैक्सीन, बच्चों को हम जैसे देखते हैं या फिर बूढ़े लोगों को देखते हैं, बड़ा फर्क पड़ा है। फ्लू वैक्सीन जैसे उस पर भी बहुत शुबा होता है, लोगों को संदेह होता है, लेकिन डेफिनेटली अगर रेगुलरली आप लगाते हैं तो उससे मॉर्टिलिटी काफी हद तक कम होती है। जो कि जी, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 से 6 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। तो अगर हमारा वैक्सीन का कवरेज ओल्ड पॉपुलेशन में बढ़ जाए तो हमारे देश के अंदर भी जो रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होकर डेथ होती है वो काफी हद तक कम हो सकता है। जी। एक डॉक्टर साहब बताइए, हम आखिर सुधरते क्यों नहीं हैं? आप बार बार कहते रहे हैं, पिछले 3 साल से कह रहे हैं, थोड़ा मास्क लगाइए, थोड़ा हाथ धोइए, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिए। हम सुधरते क्यों नहीं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सामाजिक तौर पे भी काफी सक्रिय रहे हैं, और सोशल साइंस में भी आप काफी काम करते रहे हैं। हमारे नेचर में नहीं है, और उस नेचर को हम सुधारने को राजी नहीं है, या ऐसे ही सब चलता रहेगा, आप ये मानते हैं? नहीं, ये सब ऐसा नहीं है। हमारे मल्टीपल रीजन होते हैं जिससे वो एक बिहेवियर हमारा जो बन गया है, एक पॉपुलेशन का बिहेवियर होता है, एक इंडिविजुअल बिहेवियर होता है। तो वो जब बन गया है उसके कल्चरल फैक्टर हैं, उसमें लीगल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल है, साथ में हमारे सोशल फैक्टर सारे मिलके एक काम करते हैं।
तो आप ये देखिए, जो व्यक्ति यहाँ पर खुलेआम थूकता है, सब कुछ करता है, जब वो जैसे ही सिंगापुर पहुंचता है तो वो तो सारी उसका जो अंदर हो बिहेवियर है जाता वो है। चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो माहौल वैसा है कि माहौल अगर उसे दिख रहा है कि नहीं, लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप को रोकता है और वो नहीं करता है। तो वही हमारे को इस देश में करने की जरूरत है। उन्हें लगता है कि नहीं, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कानून को भी साथ में लेना है, साथ में लोगों के सोचना है कि नहीं, ये हमारा देश है, अगर हमारा देश सुंदर रहेगा, साफ रहेगा, तो फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज की कमी है। एक कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव जो सोच है, वो कहीं ना कहीं हमारी कमजोर है, और हम उसमें अपने देश को अपना देश मानकर हम नहीं रह रहे होते। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर। हम अपने देश को अपना मान के नहीं रह रहे होते हैं, लगता बात बिल्कुल सही है। और फिर भी हम ये अपील कर सकते हैं लोगों से कि वो साफ सफाई पे ध्यान दें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं, जहां तक संभव हो थोड़ा दूरी बनाएं। और जो बीमार लोग हैं, थोड़े से कोमोर्बिडिटी सिचुएशंस में जो रहते हैं, वो सतर्कता बरतें, तो ये भी पल निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, और हनुमान जयंती पर हम सब की तरफ से प्रार्थना भी है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और मस्त रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए समय निकाला और बातचीत की। आपकी बातचीत से हमेशा प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम आपको और तकलीफ देते रहते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक आपने थैंक यू टाइम दिया। जी जी। थैंक यू।